वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 16 जनवरी 2021 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करेंगे चार्ल्स आर स्विंडोल के कोट के साथ। द रिमार्केबल थिंग इज वी हैव अ चॉइस एवरी डे रिगार्डिंग द एटीट्यूड वी एम्ब्रेस फॉर दैट डे। हर एक दिन की जब शुरुआत होती है तो ये चॉइस, ये डिसीजन हमारे हाथ में है कि किस प्रकार का एटीट्यूड लेकर आज का दिन हम जिएंगे। राइट, ऑफ कोर्स वी नो कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपका मूड ठीक नहीं है तो रिमेंबर कि मूड जो है दैट इज समथिंग लाइक गोइंग अप एंड डाउन ऑल द टाइम। आगे पीछे मूड जो है वो अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन यू हैव टू लर्न दिस आर्ट ऑफ स्टेइंग एज यू आर। खराब मूड जो है वो इजीली आ सकता है, लेकिन डोंट अलाउ दैट बैड मूड टू डिस्ट्रॉय योर डे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इन्वेस्ट इन पीपल, तेजस फ्लाइज हाई और इंडिया एंटर्स V5, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेस के ऊपर रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट, प्लस जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। 26 जनवरी 2021 तक ही ये ऑफर वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी, तो विजिट गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। इन्वेस्ट इन पीपल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। आने वाला जो बजट है उसका मेन फोकस क्या होगा? एज यू ऑल नो डियर फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से पेंडेमिक ने इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट की है, तो यस, आने वाला बजट जो है वो जितना भी डैमेज हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसको रिपेयर करने की कोशिश जो है वो आने वाला बजट करेगा। बहुत सारे अलग अलग फोरकास्ट ये कहते हैं कि नॉर्मल सी यानी कि जो चीज़ें फ़िलहाल नेगेटिव में चल रही हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है रादर देन ग्रोथ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि लेट्स से आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा, राइट, 0 1। डोंट वरी, मैं आपको मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू सम ईजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। और यहाँ पर फिर -1 -2 -3, राइट। तो फिलहाल हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये बताई जाती है, फोरकास्ट ये कहता है कि हम कुछ -7 के आसपास रहेंगे। -7 ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। उससे पहले की सिचुएशंस क्या थी? कोविड-19 के पहले जो है वो मीन्स वी वर नॉट डूइंग दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, राइट। पिछले अगर आप 2 सालों को देखें तो ऐसा नहीं है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे थे, 10 या फिर 11 इतने परसेंट से GDP का एक्सपांशन नहीं हो रहा था। वी वर समवेयर अराउंड 5-6 के आसपास थे। तो इट वॉज नॉट दैट इम्प्रेसिव, लेकिन एटलीस्ट चीज़ें पॉजिटिव जोन में तो थी, लेकिन फिलहाल तो नेगेटिव जोन में है। लेकिन अब ये बहुत सारे अलग अलग फोरकास्ट कहते हैं कि नॉर्मल सी विल रिटर्न सून नेक्स्ट ईयर। रेटिंग एजेंसी फिच जो है, फिच का कहना यह है कि भारत की इकोनॉमी विल ग्रो अराउंड 6.5% इन 4 years अप टू 2025-26। आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-2022, फिर 22-23, 24-25 एंड 25-26, तो ये 4 साल जो है फाइनेंशियल ईयर, ये चारों साल में हमारी एवरेज रहेगी 6.5%। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस 6.5%, राइट। तो दिस इज ओके, दिस इज गुड, दिस इज नॉट दैट बैड। लेकिन अगर आप जिस प्रकार का नुकसान हुआ है इकोनॉमी में और जो हमें रिपेयर करना है, और जितने लोग हर साल कि हमारे देश में करोड़ों यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, तो क्या उतनी सारी गुड क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स हमारे देश में हम जनरेट कर पा रहे हैं? द आंसर इज नो। तो 6.5 में लुक गुड, 6.5 का ग्रोथ रेट अच्छा लगता है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की हमारी रिक्वायरमेंट है, जहां पर हमें पहुंचना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर हमें बनना है, तो 6.5 इज नॉट गुड एट ऑल। जितने लोगों को
जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कॉलेजेस और मास्टर्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म करके जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो उनके पास जॉब्स इतनी ईजीली अवेलेबल मीन्स यू विल नेवर फाइंड गुड जॉब ईजी, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में जॉब्स तो होनी चाहिए, लेकिन वो जॉब्स जो हैं वो नहीं हैं, और ये रेट उतनी जॉब्स जनरेट नहीं कर सकता। तो ये फिगर्स जो हैं दे मे लुक गुड बट दे आर नॉट इनफ, यू नो। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेंडेमिक से पहले भी अगर आप देखें, लगभग ये जो कोविड-19 की शुरुआत हुई लास्ट ईयर मार्च 2020 में, तो उसके 1-1.5 साल पहले आप नज़र घुमाएं इकोनॉमी के ऊपर तो आपको, और उससे पहले लगभग 2 साल, तो आप पाएंगे कि इकोनॉमी वॉज नॉट इन ए ग्रेट शेप। बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे थे। फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट वाज नॉट इम्प्रेसिव। जैसे ये 6.5 है, तो इट वाज नॉट दैट 4.8 समथिंग या फिर 5 के आसपास था, तो दैट इज़ नॉट इम्प्रेसिव फॉर अस। जहाँ पर हमें पहुँचना है उसके लिए इट्स नॉट गुड। दूसरी चीज़, बैंक्स स्ट्रगलिंग विथ बैड लोन्स। आई एम श्योर यू नो व्हाट बैड लोन्स आर, राइट। किसी ने लोन ली और पैसे वापस नहीं दिए, तो बैंक के पास लेट्स से पहले 1 लाख रुपए थे, बैंक की शुरुआत हुई, बैंक ने 1 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत की, किसी को बैंक ने 10,000 रुपये दिए, किसी को 2,000 रुपये दिए हैं, सॉरी ये 20,000 हो गए, किसी को 20,000 दिए, किसी को 2,000 रुपये दिए हैं। तो इस प्रकार से बैंक ने ये 1 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया। अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर कमाएगी बैंक। 10,000 की लोन में लेट्स से 500 रुपीज़ उन्होंने कमाए, इसमें उन्होंने 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट और सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर उन्होंने 200 रुपीज़ कमाया है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो इनकम आ रही है, तो फिर ये कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, बैंक की पासबुक एंड ऑफिस चलाना, सारी चीज़ों का खर्च निकाल कर जो भी प्रॉफिट है तो प्लस या फिर माइनस हो गया, इज़न्ट इट। अब किसी ने 20,000 रुपये लिए थे, अब वापस ही नहीं दिए, तो क्या हुआ, बैंक के पास जो भी प्रॉफिट उन्होंने किया वो भी पर्याप्त नहीं है इस 20,000 के का जो लॉस हुआ है उसको कवर करने में। तो बैंक का कैपिटल जो है वो कम होता जाएगा। जब पैसे बैंक के पास कम होंगे, राइट, अब एक प्रोडक्ट के तौर पर अगर आप पैसों को देखें तो 1 लाख रुपए थे, अब उनके पास लेट्स से 70,000 रुपीज़ ही हैं, तो फिर बैंक जो हैं कम पैसे हैं, ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं पैसे की, तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा ज़्यादा, यू नो, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन ये है कि बैड लोन्स जो है वो पहले भी ज़्यादा ही थी। मैन्युफैक्चरिंग लूजिंग प्रोडक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हमने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया, तो जो सपना था मेक इन इंडिया को लॉन्च करते वक्त जो हमने टारगेट्स रखे थे वो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाए हैं। मेक इन इंडिया एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, एक बहुत ही अच्छा विचार है, काफ़ी सारा काम भी हुआ है मेक इन इंडिया के ऊपर, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेक इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। उज्ज्वला स्कीम जो है, तो यू कैन कॉल इट ए सक्सेसफुल स्कीम, लेकिन मेक इन इंडिया को आप सक्सेसफुल नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी अगर आप एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो कितने सारे अलग अलग जगहों से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ज़मीन खरीदनी है तो भी कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमारे देश में इश्यू हैं। फिर बिजनेस के केसेस जो हैं वो कोर्ट तक जब पहुंचते हैं तब सालों लग जाते हैं, तो ये भी एक इश्यू है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से मेक इन इंडिया जो है वो आज जो जहाँ पर हम चाहते थे ये पहुँचे वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मोदी 1.0 के टाइम पर भी सरकार ने काफ़ी सारा पैसा जो है वो इंजेक्ट किया, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार ने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटेड, उतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे। तो ये इश्यूज जो हैं वो पहले भी चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। एक दूसरी चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ेगी, दैट इज़ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 या फिर 4.0 भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और नई तरीके से चीज़ों को पैदा करना, यू नो। तो ये 4.0 में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिक होगी, इसका मतलब ये है
कि लोगों की आवश्यकता कम रहेगी। तो ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी या फिर बदलाव को तो हम नहीं रोक सकते, बदलाव के साथ हम अपने आप को ढाल सकते हैं। वॉट वी नीड टू डू इन लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, हमें हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारे लोग जो हैं उनकी स्किल बढ़ाना, उनकी हेल्थ बढ़ाना, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ाना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। आने वाले बदलावों को अगर हमें झेलना है, उसका फ़ायदा उठाना है, देन वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ, वी हैव टू हैव बेस्ट हेल्थ, बेस्ट स्किल्स। तो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के ऊपर सरकार को ये या फिर आने वाला बजट जो है उसको और ज़्यादा फोकस पे करना चाहिए। द एम्फेसिस ऑन डीरेगुलेशन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इज प्रेज़वर्दी। सरकार ने जो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में जो बदलाव किए हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना हमारा देश जो है वो बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। दैट्स एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है, इट्स नॉट एग्जैक्टली तेजस, लेकिन फाइटर जेट का एक लोगो आइकॉन मुझे मिला, तो मैंने सोचा आई शुड यूज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तेजस फ्लाइज हाई। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है एक डील को। ये डील है 47,000 करोड़ रुपीस की डील है, और डील ये है कि इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, तो भारत सरकार जो है वो 83 अपग्रेडेड तेजस फाइटर जेट्स को खरीदेगी। अब ये तेजस फाइटर जेट्स जो हैं ये इंडिजीनियस, यानी कि भारत ने खुद ने इन फाइटर जेट्स को बनाया है, और ये एक बहुत बड़ी, एज यू कैन सी 47,000 करोड़ रुपीस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी डील है, और ये डील जो है ये इस बात का भी इशारा है कि भारत सरकार या फिर हमारा जो डिफेंस सेक्टर जो है उसको हम सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और उस दिशा में उठाया गया ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम भी है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि ये जो डील है, ये जो ग्रीन सिग्नल दिया है सरकार ने, ये एक प्रकार का इट विल बी लाइक डोर ओपनर या फिर आइस ब्रेकर। ये एक नई शुरुआत है। ये डील की वजह से दूसरी और ज़्यादा ऐसी डील्स हमें देखने को मिलेगी जहां पर भारत की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे सेल्फ सस्टेनिंग होती जाएगी। पूरी एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हम तैयार करना चाहते हैं, और उस दिशा में ये पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। पिछले साल की बात करें तो कुछ 101 जितनी डिफेंस आइटम्स जो हैं उनके ऊपर एक इम्पोर्ट एम्बार्गो लगाया गया था। इम्पोर्ट एम्बार्गो यानी कि इसके ऊपर एक बैन लगाया गया था, एक स्टॉप, स्पीड, नॉट स्पीड ब्रेकर एग्जैक्टली, बट एक स्टॉप ही लगा दिया इसके ऊपर कि ये चीज़ें क्यों हम यहाँ पर पैदा नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन प्रोड्यूस इट हियर देन वाई टू बाई इट फ्रॉम समवेयर एल्स। तो लास्ट ईयर 101 डिफेंस आइटम्स के ऊपर भारत सरकार ने ये एक स्टे लगा दिया कि हमें ये चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी है, वी विल प्रोड्यूस इट हियर इन आवर कंट्री। A new defense acquisition procedure was put in place, and foreign direct investment in the sector was raised from 49% to 74% under the automatic route. 49 to 74, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ये एक MCQ बन सकता है कि डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऑटोमेटिक रूट की जो लिमिट है वो सरकार ने इंक्रीज़ की है, तो फ़िलहाल ये कितनी है? तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 49%, 100%, 74%, 85%, समथिंग लाइक दैट, या फिर 51%, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जनरली हम 49 एंड 51 बहुत ज़्यादा सुनते हैं। रिमेंबर इट इज़ 74%। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी डिफेंस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो यू डोंट हैव टू आस्क। एक कंपनी है जिसकी लेट्स से वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो अगर आप 74,000 रुपीज़ तक इन्वेस्ट करते हैं देन यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है देन यू हैव टू टेक परमिशन। तो ऑटोमेटिक रूट मीन्स दिस इज़ अ बिग, जो मेजॉरिटी शेयर होता है 51 से ज़्यादा
जिसके पास शेयर हैं वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट उनका रहता है। तो यहाँ पर 74% तक की लिमिट इंक्रीज़ कर दी है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैड। ये इस बात का इशारा है कि अगर फॉरेन की कोई कंपनी भारत में आकर डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहती हैं तो आप आइए, 74% तक आपकी मालिकी जो है वो रह सकती है यहाँ पर। तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट कि आप आइए और यहाँ पर चीज़ें पैदा कीजिए। गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज़ टू सपोर्ट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इंश्योरिंग रिजल्ट्स इज मस्ट। भारत सरकार का जो ये इंटेंशन है ये पॉजिटिव है, ये पवित्र इंटेंशन है, इसमें कोई इनका इरादा जो है इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इरादे से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिलने चाहिए। ये एक अच्छी डील है, फर्स्ट डील है, लेकिन रिमेंबर तेजस को बनाने में हमें को कुछ 30 साल जितना वक्त लग गया और इन 30 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। जनरेशन्स चेंज होंगे, ह्यूमन बींग्स के नहीं, फाइटर जेट्स के जनरेशन्स चेंज हो गए। तो नेक्स्ट अगर कोई हम फाइटर जेट बनाए तो इट शुड बी टॉप नॉच, राइट, स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, टॉप रेंज की क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। जो भी 5th जनरेशन 6th जनरेशन वट एवर इज़ देयर वी शुड मेक, हमारे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम लेटेस्ट जो जनरेशन है उसका फाइटर जेट बनाएं और दूसरे देशों को हम हमारे फाइटर जेट्स को बेच सकें। अभी हमारी ये कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी नहीं होती तो फिर ऐसी बात हम नहीं करते, लेकिन कैपेसिटी है तो फिर क्यों ना बनाएं। इतनी बड़ी डील जो है वो मिड 1990s में हुई थी। मेक इन द लार्जेस्ट मेक इन इंडिया की डील है। आप 272 सुकोई 30 MKI जेट्स जो हैं वो हमने रशिया से मंगाए थे। तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ी इतनी बड़ी डील हुई थी। और ये तेजस जो है ये इसकी डिलीवरी होगी 23 से स्टार्टिंग होगी और 27 में ये डिलीवरीज खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है उसके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि इतने सारे फाइटर जेट्स को उनको बनाना है कम टाइम में। और हमारी जो स्क्वाड्रंस है, आपने सुना होगा कि एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस, तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 30 स्क्वाड्रंस ही हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं, अलग अलग, हैवी, लाइट, और ज़्यादा टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता है, बट आई नो कि एक कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग फाइटर जेट्स का। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 42 स्क्वाड्रंस में आपके रफाल के या फिर जो भी लेटेस्ट हैं वही आपको चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको तेजस भी चाहिए, आपको हेवी ड्यूटी फाइटर जेट्स भी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन जो है वो उसको मेंटेन किया जाता है। तो 2 फ्रंट वॉर के लिए, 2 फ्रंट यानी कि अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ हमारे ऊपर हमला करें तो इसके लिए हमें एटलीस्ट 42 स्क्वाड्रंस चाहिए। हमारे पास फ़िलहाल 30 ही हैं। तो तेजस का ये जो एडिशन होगा इट विल प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ, बट स्टिल आई वुड से कि वी नीड मोर हेवी ड्यूटी फाइटर जेट्स एज वेल। इंडिया एंटर्स V5। नाउ द थिंग इज, खुशी की बात है कि सबसे पहले बात ये कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत आज हमारे देश में हो गई है, राइट। आज से हमारे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सेकंड, इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो TS तिरुमूर्ति, भारत के एम्बेसडर टू UN, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप की जो हमारी सीट है उसके ऊपर विराजमान होंगे 2 साल के लिए। भारत UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। और थर्ड जो है ये बाय द वे हम 8th टाइम UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। और VG सोमानी जो हैं उन्होंने 2 ऐसी मीन्स ये हमारे कंट्री के ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, तो उन्होंने 2 ऐसी वैक्सीन्स हैं जिसको ग्रीन सिग्नल दिया, एज यू नो। एक है कोविशील्ड, ये भी हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका के साथ हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इन्होंने मिलकर इसको बनाया है। और कोवैक्सीन जो है ये हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक जो हैं इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इस कोवैक्सीन को बनाया है। तो दुनिया में आज सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं, USA, UK, रशिया, चाइना और इंडिया,
जिन देशों ने दवाई बनाई, जिन देशों ने दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी, वो मीन्स वैक्सीनेशन के प्रोग्राम जो हैं वो इन देशों में चल रहे हैं। तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, हमारे लिए एक गर्व की बात है कि एक वक्त था जब हमारे देश को बहुत ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री और ये सारी चीज़ें कही जाती थी, लेकिन नाउ सी हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अभी बहुत रास्ता तय करना है, बैठना नहीं है, लेकिन इट फील्स गुड कि इतने सारे देश हैं। आप देखिए जर्मनी, जापान, फिर यू हैव साउथ कोरिया, सो मेनी अदर कंट्रीज, फ्रांस हैं, कनाडा हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास खुद की वैक्सीनेशन नहीं है। और भारत का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर लगभग हम हमारे देश के 25% जितनी पॉपुलेशन को इनोक्यूलेट करेंगे, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देंगे। स्टार्टिंग करेंगे कोरोना वॉरियर्स से, यानी कि मेडिकल फील्ड के लोग, फिर डिफेंस और पुलिस एंड सिक्योरिटी के लोग, और उसके बाद एल्डरली लोगों को भी, और लोग जिनको कोमोबिडिटीज़ हैं, जिनको किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है, तो उनको भी इनोक्यूलेट स्टार्टिंग फेज में किया जाएगा। सिर्फ इतना नहीं है कि भारत खुद के लोगों के में ही उलझा हुआ है। सबसे अच्छी बात जो है हमारे देश की वो ये है कि हम हमारे पड़ोसी देशों की मदद भी करने वाले हैं। सबसे पहले इमीडिएट नहीं, बस इसमें बांग्लादेश और म्यांमार, ये दो देश हैं जिनके नाम लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। हम इन दो देशों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। एस जयशंकर साहब ने कोलंबो यानी कि श्रीलंका जो है उनको भी एश्योरिटी दी है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वैक्सीन आपको चाहिए, तो आपकी रिक्वेस्ट को भी ऑनर किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम श्रीलंका को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा, हमारी ही चैनल के ऊपर मेरे ही एक कलीग ने एक वीडियो बनाया था कि नेपाल जो है वो भारत से वैक्सीन चाहता है, चाइना से नहीं। तो नेपाल को भी भारत की वैक्सीन चाहिए और हम देंगे भी। देन वी हैव भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान। पाकिस्तान को छोड़, ऑफ कोर्स पाकिस्तान किसकी दवाई लेगा, जहाँ से फ्री में मिलेगी, दैट इज़ फ्रॉम फ्री में। तो इन देशों को भी हम देंगे, लेकिन ये एक मित्रता से है, वहाँ पर इट्स मोर लाइक चाइना पाकिस्तान थिंगी। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना से, ऑफ कोर्स उनकी दवाई चाइनीज़, क्योंकि इतना सारा चाइनीज़ पैसा खा रहा है, चाइनीज़ गुड्स खा रहा है, तो उनकी ही दवाई उनको हजम हो गया आई थिंक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सार्क के देशों को ही दवाई मिलेगी। इसके बाद जो वेस्ट एशिया का रीजन है, गल्फ रीजन है, सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं बताइए, ये आपके लिए एक प्रश्न है। इंडियन ओशियन रीजन के देश मॉरिशस हैं, सेशल्स हैं, मादागास्कर, केन्या है, दूसरे ऐसे देशों को भी, एंड ऑफ कोर्स इंडियन ओशियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है। तो इन सारे देशों को भी, मलेशिया भी आता है। देन वी हैव विच अदर कंट्रीज। तो ये सारे देश इन सारे देशों को भी हम दवाई प्रोवाइड करेंगे। 300 मिलियन डोजेस बनाएंगे आने वाले 6 महीनों में। और ये जो कुछ देश हैं तो उन देशों को कुछ 30 मिलियन जितने डोजेस हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कुछ और देश हैं, वे सारे देश जो भारत की गुड बुक में हैं, यानी कि अफ्रीका के वो सारे मित्र देश, लैटिन अमेरिका के वो सारे मित्र देश जिनको हम दवाई पहुंचाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है और कहीं ना कहीं भारत ने ये भी इशारा किया है कि हम ब्राज़ील को दवाई पहुंचाएंगे। Countries that routinely accept Chinese goods, technology and funds have confided to Delhi that their clear preference is for an Indian vaccine over a Chinese one. ये सारे देश जो हैं, राइट, ज़्यादातर ये जो देशों के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे देशों में आपको चाइनीज़ गुड्स मिलेंगे, चाइनीज़ सामान मिलेगा, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मिलेगी, चाइनीज़ पैसे मिलेंगे। लेकिन जब दवाई की बात आई तब इन्होंने भारत को चूज़ किया है, चाइना को नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों लोगों ने हमारे ऊपर, इन देशों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि भारत ने WHO में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया। ये पूरा जो कोविड-19 का और उससे पहले भी भारत ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है। दूसरी चीज़,
ये कोवैक्स इनिशिएटिव जो है उसमें भी भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो भारत ने डिफ़िकल्ट टाइम में एक ऐसा देश, भारत हमेशा से एक ऐसा देश की, हमारी ऐसे देश की छवि है कि कभी भी मुसीबत होगी तो भारत जो है वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि क्या सिर्फ दवाई ही जाएगी? नहीं, ये पूरा जो प्रोडक्शन और सप्लाई चेन है, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगा ट्रस्ट जीतेंगे हम, राइट। और फिर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कि ग्लोबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन जो है उसका पार्ट हम बनेंगे। और फिर हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स, अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों को भरोसा है, आपकी दवाई के ऊपर भरोसा है, राइट, और आपकी दवाई ने लोगों की जान बचाई, तो फिर आपके दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक, इसको कहते हैं पिगी बैकिंग, मैनेजमेंट की भाषा में इसको पिगी बैकिंग, यानी कि आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है तो उसके पीछे आपने दूसरा प्रोडक्ट भी लगा दिया तो भी वो ऑटोमेटिकली चलेगा। फॉर एग्जांपल कोका कोला जो है उनकी थम्स अप देश में बहुत चलती है, थम्स अप एंड जो नॉर्मल कोक है, तो उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरी जो व्हाटएवर, मुझे प्रोडक्ट्स के नाम नहीं पता है, बट फैंटा है एंड व्हाटएवर, जो भी दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लोगों के सामने रखे, तो वो भी प्रोडक्ट्स चलते रहे। अलग अलग फ़ैन फॉलोइंग है सभी की, किसी को लिम्का का टेस्ट पसंद है, किसी को फैंटा पसंद है, किसी को कोई और एनर्जी ड्रिंक पसंद है, लेकिन सारी चीज़ें पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ द मेन जेनेरिक कोक और थम्स अप, इज़न्ट इट? तो दैट्स हाउ इट विल वर्क। एक बार कोविड वैक्सीन चल गई तो उसके साथ साथ हम दूसरे प्रोडक्ट्स, हमारे देश के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी उन देशों में बेच पाएंगे, और दैट विल बी गुड थिंग। और इंडियाज़ एडवांटेजेस फॉर इनोवेशन, स्किल्स, कंप्लायंस एंड गुड प्रोडक्शन चेन्स, ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं। इनोवेशन, स्किल्स, कंप्लायंस, गुड प्रोडक्शन चेन, तो ये सारी चीज़ें, और हमारी प्रशंसा भी की है। बिल गेट्स ने प्रशंसा की यूएसए का जो 40% जितना जेनेरिक मार्केट जो है, जेनेरिक मेडिसिन जो है वो मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल, भारत को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग। ओवरऑल मैसेज यही है कि ये सिर्फ दवाई मदद करने की बात नहीं, उसके बाद भी इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलेशंस के ऊपर देखने को मिलेगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर एक हैव ए क्विक ग्लैंस ओवर इट। हमारे यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स को अगर आप पाना चाहते हैं देन विजिट आवर मोबाइल ऐप, डाउनलोड करें, विजिट करें, मोबाइल ऐप को खोलिए, ये ऑफर का लाभ भी उठाइए, राइट। इट्स अ वेरी गुड डील टिल 26 जनवरी, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।